ये एक स्क्रीन आपको भी थोड़ी देर तक नज़र आएगी। इसको आपने फॉलो करना है क्योंकि हमने यहीं से जो है वो स्टार्ट करनी है चीज़ें। और इस दौरान काइंडली अपने जो ऑडियो है उसको आप म्यूट रखें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रिलेटिविटी थ्योरी, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसको कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, इसका सबसे पहले यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका गोल क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट वेरी हाई स्पीड्स at which the laws of Newtonian physics do not apply। यानी जो न्यूटन के लॉज थे वो जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाए गए थे, वो ऑब्जेक्ट्स अगर लो स्पीड पे मूव कर रहे हों तो फिर तो न्यूटन के लॉज से हमारी मुराद मैकेनिक्स है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैकेनिक्स साइंस की या फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। वो मोशन लीनियर भी हो सकती है, वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकती है, हार्मोनिक मोशन हो सकती है, या वो हीट की मोशन जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं वो मोशन हो सकती है। तो तमाम मुख्तलिफ किस्म की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी मोशन हो सकती है। तो मोशन के लिए जो न्यूटन के लॉज हैं, यानी न्यूटन के लॉज हमें क्या बताते हैं कि अगर आपको किसी पार्टिकल की, किसी चीज़ की स्पीड मालूम करनी है तो आपको प्रिसाइजली उसकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए। अगर आप एक इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पर किसी पॉइंट की पोजीशन जानते हैं और आपको जो है वो उसकी ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का भी पता है, तो फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड क्या होगी और वो किस नई पोजीशन पे होगा। सो न्यूटोनियन फिजिक्स हमें इस काबिल बनाती है कि हम किसी भी पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल के पाथ को मेजर कर सकें, उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकें, उसके डिफरेंट अदर फिजिकल क्वांटिटीज या पैरामीटर्स जो हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं। ये न्यूटन की फिजिक्स बेसिकली हमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से पता चलता है। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हाई स्पीड्स के ऊपर न्यूटन के लॉज अप्लाई नहीं होते। हाई स्पीड के ऊपर न्यूटन के लॉज अप्लाई क्यों नहीं होते? लॉ अप्लाई होने ना होने का मतलब ये नहीं है कि हाई स्पीड के ऊपर आप चीज़ों को फोर्स लगाएं तो उनमें एक्सेलेरेशन पैदा नहीं होगा। तो यहाँ हम इस चीज़ को क्लैरिटी करेंगे कि न्यूटन के लॉज भी वैलिड रहते हैं, लेकिन हाई स्पीड के ऊपर ये वैलिड नहीं रहते। जब चीज़ें हाई स्पीड पे पहुँचती हैं तो ये वैलिड नहीं रहते। और सबसे हाई स्पीड की चीज़ हमें मालूम है लाइट है। सो लाइट के केस में जब हम स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस से न्यूटन की मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। कैलकुलेशंस के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं वो रियल रिजल्ट्स नहीं होते। वो रियल इस सेंस में नहीं होते कि अगर आप उन रिजल्ट्स को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट्स करें तो आपके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उनको जस्टिफाई नहीं करते। तो इसका तरीकाकार ये किया गया कि हमने स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट को रिलेटिवाइज किया और कुछ प्रिडिक्शंस निकाली। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि बाय रिलेटिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम वी रीच प्रिडिक्शंस। कौन सी प्रिडिक्शंस हमें मिली? सच एज टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन, एनर्जी मास इक्विवेलेंस एटसेट्रा। ये स्पेशल रिलेटिविटी की प्रिडिक्शंस हैं। सिमिलरली अगर आप जनरल रिलेटिविटी में चले जाएं तो उसका भी बेसिक आइडिया यही है कि हम स्पेस और टाइम को रिलेटिवाइज करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिलेटिविटी थ्योरी लिखा है, इसको मैंने स्पेशल थ्योरी या जनरल थ्योरी नहीं कहा, इस वजह से कि ये वो बात की डिबेट है कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को स्पेशल थ्योरी कह देते हैं और एक को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह देते हैं। स्पेशल थ्योरी जो है वो 1905 में आई, जनरल रिलेटिविटी 1915 में आई। दोनों ही आइंस्टाइन के काम है। The first part of theory deals with motion of objects in flat four-dimensional Euclidean space। आपको याद होगा कि ये तमाम बातें हमने
जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा वाला लेक्चर्स थे उनमें ये डिस्कस की हुई हैं। और हमने वेक्टर अलजेब्रा वाले लेक्चर्स को इस तरतीब से पढ़ा था, उसमें वेक्टर्स की डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ी इस तरह से थी कि वो यहाँ पर हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस से मेरी मुराद फ्लैट स्पेस है, ऐसी स्पेस जिसकी 4 डायमेंशन होंगी और 4 कोऑर्डिनेट्स उसके लिए हमें चाहिए होंगे। लेकिन रिलेटिविटी का सेकंड पार्ट भी है, जिसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। द सेकंड पार्ट इन्वॉल्व्स द मैनी डायमेंशनल मैनीफोल्ड्स। मैनीफोल्ड क्या चीज़ है? ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। हम इसके बारे में जनरल रिलेटिविटी जब स्टडी करेंगे तो उसको मैनीफोल्ड को देखेंगे कि क्या चीज़ है, और वो मैनी डायमेंशनल होगा, यानी उसमें सिर्फ 4 डायमेंशन की कैद नहीं होगी, आप 4 डायमेंशन से ज़्यादा भी जा सकेंगे। विच टेक एडवांटेज ऑफ रीमान ज्योमेट्री इन कर्व्ड स्पेस। तो जैसा कि मैंने बताया, स्पेशल रिलेटिविटी में हम फ्लैट स्पेस को स्टडी करते हैं। फ्लैट स्पेस से मुराद यूक्लिडियन स्पेस है। एक डेफिनेशन इसकी ये की जाती है, फ्लैट स्पेस से मुराद ये है कि अगर आप स्पेस में 3 लाइनों से एक ट्रायंगल बनाएं और उसके तीनों एंगल्स को जमा करें तो आपका टोटल सम 180 डिग्री आना चाहिए। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसी भी स्पेस में 180 डिग्री है तो उसको हम फ्लैट स्पेस या फिर यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम और बाकी जो सारी ज्योमेट्री हम एलिमेंट्री स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं वो सारी अप्लाई होती है। लेकिन इसके मुकाबले में कर्व्ड स्पेसिस या रीमानियन ज्योमेट्री, ये वो ज्योमेट्री है कि जिस ज्योमेट्री में यानी जिस स्पेस में अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं 3 लाइनों के साथ, और यहाँ पर लाइन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व्ड लाइंस हैं, वो लाइंस होती हैं। हम पढ़ेंगे कि वो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो कर्व्ड ज्योमेट्री में जाके भी लाइंस ही कहलाती हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशन और तरह से हम करते हैं और उसको हम जो है जियोडेसिक के नाम से याद करते हैं। तो कर्व्ड स्पेसिस के अंदर अगर आप एक ट्रायंगल ड्रा करें 3 लाइनों से, तो उनके एंगल्स का जो सम है वो या तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा या फिर वो 180 डिग्री से कम होगा। If the sum of the angles of a triangle is more or less than 180 degree, then we call this space curved space. इसको मजीद हम डिटेल में स्टडी करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रेफरेंस से। और ये कर्व स्पेस का जो आइडिया है ये बुनियाद बनता है, becomes the basis of great ideas from Big Bang to black holes, gravitational lensing, time travel। ये सारे जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स अक्सर हम फेमस साइंस फिक्शन की मूवीज में भी सुनते हैं और इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस भी मिल जाती हैं, बिग बैंग के हवाले से या ब्लैक होल्स के हवाले से या बेंडिंग ऑफ लाइट के हवाले से, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के हवाले से, टाइम ट्रैवल के हवाले से, वॉर्म होल्स के हवाले से। तो बहुत से जो पिछली सदी के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से निकलते हैं, जिसमें हम कर्व्ड स्पेसिस को इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस तरह से मूव करेंगे कि हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि रिलेटिविटी में इस्तेमाल होते हैं, और उसके बाद फिर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने क्यों दी, क्या वो सवालात थे या क्या वो ज़रूरत थी जिसकी वजह से हमें स्पेशल थ्योरी पढ़ना पड़ती है, और देन फिर स्पेशल रिलेटिविटी को जनरल रिलेटिविटी में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि जैसे हिस्टोरिकली ये डेवलपमेंट हुई है उसी के मुताबिक इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अब आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब मैंने वेक्टर्स वाली लेक्चर्स दिए थे तो उसमें मैंने बताया था कि वेक्टर से मुराद सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जिसके ऊपर तीर लगा होता है। वेक्टर से मुराद एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है और वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ 3 डायमेंशन में हो, वो 4 डायमेंशन में या n डायमेंशन में भी हो सकता है। और फिर मैंने वहां पर आपको ये भी बताया था कि अगर कोई चीज़ वेक्टर होगी तो उसके कंपोनेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाएगी जिसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन पे। और एक खास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हमने वहाँ पे देखी भी थी। हमने रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया था कि अगर आप एक्स वाई एक्सिस को रोटेट कर दें किसी एंगल से तो न्यू जो प्राइम वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्म्ड शक्ल होते हैं, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक मैट्रिक्स के थ्रू हो रही होती है,
जिसके एलिमेंट्स को हमने ए आई जे का नाम दिया था। वहां पर हमने ये एक बात की थी कि कंपोनेंट्स तो ट्रांसफॉर्म होंगे, कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म होने से वेक्टर के कंपोनेंट तो ट्रांसफॉर्म होंगे, लेकिन वेक्टर की जो फिजिकल रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी। वेक्टर की फिजिकल रियलिटी क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, हमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है। तो ये बेसिक की क्वेश्चन अब आपने जेन में रखना है, क्योंकि सारी की सारी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इस एक क्वेश्चन पे बेस करती है। तो अगर आपने वेक्टर्स और टेंसर वाले लेक्चर्स अटेंड किए थे तो अब आपके लिए ये बहुत आसान चीज़ होगी कि रिलेटिविटी क्या चीज़ है और उसकी ज़रूरत कैसे पेश आती है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है की क्वेश्चन, ये व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा सवाल इस लेक्चर में ये होगा, व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच लीव द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स इनवेरिएंट। अब अक्सर लोग शायद ना जानते हों कि आइंस्टाइन का जो पेपर 1905 में 1905 में आया था, उस पेपर का टाइटल था ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। यानी ऐसे चार्जेस जो मूव कर रहे हों उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में उसने एक पेपर लिखा था, और वही पेपर रिलेटिविटी कहलाता है। तो रिलेटिविटी से मुराद सिर्फ टाइम डायलेशन और इस तरह की चीज़ें, ये उसके रिजल्ट्स हैं। रिलेटिविटी का आगाज जिस सवाल से हो रहा था ये वही है जो हमने वेक्टर अलजबरा या टेंसर अलजबरा में पढ़ा था, कि आपको ट्रांसफॉर्मेशंस देखनी होती हैं, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस जिनके थ्रू आप लॉज ऑफ फिजिक्स को लिख सकें, सच दैट कि अगर कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाए उन ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू तो आपके लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज ना हो। ये बात हमने वहां पे की थी, क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं फिजिकल रियलिटी की। तो अगर फिजिकल रियलिटी चेंज नहीं हो रही तो मैथमेटिकल फॉर्म चेंज करने से भी फिजिकल रियलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब रिलेटिविटी क्या चीज़ है? रिलेटिविटी यही चीज़ है, वहां पे जो आपने एक कोऑर्डिनेट लिया था एक्स वाई और एक कोऑर्डिनेट लिया था एक्स प्राइम वाई प्राइम, और एक्स प्राइम वाई प्राइम को हमने कहा था कि ये रोटेटेड कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर हम उनको कहेंगे कि ये दो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट में है, यानी एक्स वाई, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक्स प्राइम और वाई प्राइम। और वहां पे आपने बहुत अच्छी तरह से देखा था कि एक्स प्राइम वाई प्राइम एक्स वाई के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और वहां पे आपने देखा था कि अगर कोई वेक्टर मौजूद है तो उस वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं जब आप नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, तो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। तो इसी चीज को रिलेटिविटी कहते हैं, कि जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो पुराने कोऑर्डिनेट्स के रिलेटिव आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं, इस चीज को रिलेटिविटी कहा जाता है। सो रिलेटिविटी बेसिकली इस मैथमेटिकल स्कीम का ही नाम था कि आप दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम लें या दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें, तो उनमें आपकी फिजिकल रियलिटी जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब होगी। यहीं से वो बेसिकली रिलेटिविटी का बेसिक आइडिया निकलता है। ओके, इब्तदाई गुफ्तगू के बाद हम कोशिश करते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग ले लें। मेरा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा हम इसको टेक्निकल नहीं करेंगे, ये डिस्कशन बेस्ड लेक्चर ही होगा, क्योंकि रिलेटिविटी के जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो डेरिवेशंस हैं, ये अक्सर लोगों ने एफएससी में नहीं तो बीएससी में या बीएस में इसकी कैलकुलेशन जो है वो की होती है। सो मेन चीज़ होती है कि उसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले जो की टर्म है वो है रिलेटिव मोशन, क्योंकि रिलेटिविटी इसमें, तो रिलेटिविटी जो है ये कोई आइंस्टाइन के साथ मखसूस नहीं है। रिलेटिविटी का तस्वर हजारों साल से चला आ रहा है और ये कॉमन सेंस तस्वर है। इसी वजह से जब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात होती है। रिलेटिविटी ये होता है कि दो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर जो हैं अगर वो मोशन में हो एक दूसरे के लिहाज से तो हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मोशन है। मतलब ये है कि अगर आप एक को खड़ा करें तो दूसरा उसके लिहाज से मूव कर रहा होगा, अगर दूसरे को खड़ा करें तो पहला उसके लिहाज से मूव कर रहा होगा। तो दोनों की ऐसी तरतीब बनाएं कि दोनों की जो दरमियानी वेलोसिटी है, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, वो जीरो ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मोशन है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज की मोशन अगर आपने बतानी है, मतलब आप ये बताना चाहते हैं एक गाड़ी जो है वो जमीन पे चल रही है, ये एक जुमला आप बोलते हैं। तो आप जब भी गाड़ी की हरकत बताना चाहेंगे तो आपको एक दूसरे ऑब्जेक्ट का हवाला देना पड़ेगा कि ये गाड़ी चल रही है। कैसे पता चला? क्योंकि दरख्त नहीं चल रहे थे, तो दरख्तों के लिहाज से गाड़ी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, तो लिहाजा इसको हम मोशन कहते हैं। तो अगरचे ये मोशन की डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन में ही रिलेटिविटी शामिल है कि इस डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बगैर आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर इसके साथ साथ मूव कर रहा हो तो फिर आप पहले ऑब्जेक्ट की मोशन डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। अगर दो कारें पैरेलल चल रही हों तो वो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होंगी, लिहाजा अब आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा सी कार जो है वो चल रही है और कौन सी रेस्ट पे है। इसका आम तजुर्बा हम ट्रेन में कर सकते हैं कि अगर दो ट्रेन साथ साथ खड़ी हों और उनमें से एक दूसरी ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो, तो आप जिस ट्रेन में हैं बाज़ वक़्त आपको ये तासुर मिलता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। तो ये एक रिलेटिव मोशन की मिसाल है कि दो चीज़ों की वेलोसिटी जब डिफरेंट होती है तब उनकी मोशन फील होती है, अदरवाइज उनकी मोशन फील नहीं होती। आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की स्टेट दूसरे से चेंज करनी पड़ती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो दूसरा मोशन में होगा, तो फिर आपको महसूस होगा कि वो मोशन में है। या सिमिलरली दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो एक स्लो हो और एक फास्ट हो, तो फिर हमें पता चलेगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अब इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। एक वो चीज़ जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है और दूसरी वो चीज़ जो कि हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, यानी उसके लिहाज से हम पहले की बात करेंगे। तो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको हम आमतौर पे मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई सिस्टम, उसका जो ओरिजिन है फॉर एग्जांपल वो रेस्ट पे है और आप एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज लेते जा रहे हैं और आप एक्सिस के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ओरिजिन जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होता है और चीज़ें जो हैं वो मूव कर रही होती हैं उसके एक्स वाई प्लेन के अंदर, अगर आप 2 डायमेंशन में हैं, या एक्स वाई जी स्पेस के अंदर अगर आप 3 डायमेंशन के अंदर हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसी को हम अपना रेफरेंस ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ऑब्जेक्ट की बजाय इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या चीज़ है? ये हमारी दूसरी टर्म है। ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है which is used to refer to the motion of objects in space. It's called a reference frame या frame of reference। इसकी दो टाइप्स हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होते हैं या फिर नॉन इनर्शियल होते हैं। एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिसके अंदर ना तो रोटेशन पाई जाए यानी वो रोटेट ना कर रहा हो और ना उसके अंदर एक्सेलरेशन पाया जाए, तो उसको कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। दूसरे लफ्जों में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक केस ये भी हो सकता है कि चीज़ सीधी लाइन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, यानी अगर एक गाड़ी 40 की रफ्तार से सीधी चलती जाए तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में फॉल कर रहा है तो अगर उसके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही तो उसकी जो मोशन है उसको हम बोलेंगे कि ये अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी और उसको हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इफ देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट। तो दूसरे लफ्जों में अगर आप सारी कायनात की तमाम चीज़ों को यहाँ से उठा दें, यानी ये सितारे सियारे कहकशाएँ जो कुछ भी मादा गैस की शक्ल में एटमों की शक्ल में कायनात में पाया जाता है, अगर ये सारा मैटर ख़त्म कर दिया जाए तो आपको यानी जो चीज़ मिलेगी वो हम कहते हैं कि वो स्पेस है। और न्यूटन ये कहता था कि वो स्पेस फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता और जब ऑब्जेक्ट्स उसमें रखे जाते हैं उसके बाद भी उसकी शक्ल सेम रहती है। ये एब्सोल्यूट स्पेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये है कि अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स कायनात में ख़त्म कर दें और कायनात में कोई चीज़ ना हो, अब आप एक पार्टिकल को वहाँ पर पुश दें या उसको मूव करने के लिए छोड़ें, तो वो पार्टिकल हमेशा सीधी लाइन में चलेगा। कोई ऐसी फोर्स जब तक नहीं लगेगी तब तक वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा। ये एक मतलब होता है इनर्शियल मोशन का। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में वैलिड होता है कि चीज़ तब तक स्ट्रेट लाइन में चलती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
लेकिन अगेन उस एक पार्टिकल की, क्योंकि पूरी कायनात में से हर चीज खाली करने के बाद सिर्फ स्पेस बची है, तो उस स्पेस को हमने इसलिए कंसिडर किया है ताकि हम वो जो सिंगल पार्टिकल है उसकी मोशन डिस्क्राइब कर सकें। जाहिर है कि मैंने अभी बात की, मोशन का उस वक्त तक नहीं पता चल सकता जब तक दो चीजें ना हो। एक ही चीज अगर पूरी कायनात में हो तो वो अगर मूव कर रही है या रेस्ट पे है, हमें उसका पता नहीं चलेगा। यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। हमें उसका पता तब चलेगा जब एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम उसको देखेंगे, और वो दूसरा ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ कि वो एब्सोल्यूट स्पेस है न्यूटन की, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम यूक्लिडियन स्पेस के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी लाजम रहे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चूज करेंगे वो यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। लाजमी नहीं है कि एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यूनिक होगा और वो इनर्शियल होगा। कोई भी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन में है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी इनर्शियल होंगे। मतलब मसलन ये है कि अगर एक सड़क को देखा जाए, तो सड़क क्योंकि इट सेल्फ रेस्ट पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये सड़क जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम है। अब इस सड़क के ऊपर अगर एक गाड़ी मुस्तकिल रफ्तार से सीधी जा रही हो, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वो कार भी एक इनर्शियल फ्रेम है। हालांकि सड़क रुकी हुई है और कार चल रही है, तो रुकी हुई चीज भी इनर्शियल फ्रेम है, चलती हुई चीज भी इनर्शियल फ्रेम है। तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि कोई एक प्रेफर्ड इनर्शियल फ्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार वाला कहे कि मेरा फ्रेम इनर्शियल है और सड़क इनर्शियल नहीं है, या सड़क के ऊपर खड़ा शख्स कहे कि मेरा फ्रेम इनर्शियल है और कार वाले का नहीं है। तो इसमें रेस्ट और मोशन मैटर नहीं करते, सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि वहां लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो। ओके। इसी तरह से दूसरे फ्रेम होते हैं जिनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं, और उनके अंदर रोटेशन या एक्सेलरेशन पाया जाता है। एक्सेलरेशन पाया जाने का मतलब ये है कि उनके अंदर ऑलरेडी चीजें एक्सेलरेशन के अंदर मौजूद हैं, आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी मोशन के अंदर मौजूद है। इसकी एक बड़ी मशहूर मिसाल, अगर एक लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है जमीन के ऊपर, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम जनरल रिलेटिविटी में स्टडी करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी जहां भी होती है वहां पे वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो दैट इज वाई वहां पे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है इवेंट का। ये लफ्ज आप बार बार सुनेंगे यहाँ पर। इवेंट क्या चीज है? एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। अभी मैंने जो बात की थी कि आप कोई भी रेफरेंस फ्रेम चूज कर लें, उसके अंदर जो भी वाकया हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो उस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, इवेंट उस पर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे अगर कोई धमाका होता है तो हम कहते हैं कि ये एक इवेंट है। अब उस धमाके को डिस्क्राइब करने के लिए आप कोई सा भी इनर्शियल फ्रेम चूज कर सकते हैं। आप सड़क पे खड़े होकर भी उस धमाके को देख सकते हैं, और आप चलती हुई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में भी उस इवेंट को देख सकते हैं। तो दोनों फ्रेम्स, यानी चलती हुई गाड़ी और सड़क, खड़ी हुई सड़क के दोनों के लिए वो इवेंट जो है वो एक ही है, सेम है। तो इस वजह से इवेंट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल प्रोसेस है। तो इवेंट वो चीज हुआ करेगी जिसको हम कहते हैं कि वो सेम रहनी चाहिए फॉर ऑल रेफरेंस फ्रेम्स। तो यहाँ पे इसने मिसाल दी है, फॉर एग्जाम्पल द कोलिजन ऑफ टू बॉल्स इज एन इवेंट। दो चीजें टकरा रही हैं, दो बॉल्स टकरा रही हैं। अब कोई भी इवेंट जो होगा, जाहिर है कि वो किसी खास वक्त पे होगा और किसी खास जगह पे होगा। तो इसका मतलब है कि हमें चार ऐसे नंबर्स चाहिए जिनमें से तीन जो है वो उस जगह के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जो थ्री डिमेंशनल स्पेस है हमारी, और एक जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको आमतौर पे इवेंट को हम इस तरह से जाहिर किया करेंगे, जैसे आप यहाँ पर एक्स वाई जी और टी को देख रहे हैं। तो ये हमारा इवेंट होगा। इसमें एक्स वाई जी स्पेस के तीन पॉइंट्स हैं, इनकी कोई वैल्यूज होंगी, और टी जो है ये हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टाइम गुजरता है इसी इवेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है। तो रिलेटिविटी बेसिकली साइंस ऑफ प्रिंसिपल है, यानी ऐसी साइंस है
जो उसूलों पे चलती है। जैसे मैकेनिक्स एक प्रिंसिपल पे चलती है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोशन कहते हैं या लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी ऐसी ही चीज़ है। और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो है वो ये कहता है कि देर इज नो एब्सोल्यूट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। एब्सोल्यूट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कोई नहीं है। ये वही बात है जो मैंने पहले भी आपसे की कि एक खड़ी हुई सड़क ले लें या एक चलती हुई गाड़ी ले लें, दोनों इनर्शियल फ्रेम हो सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक यकता नहीं है, मुतलक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। लाजमी नहीं है कि अगर एक अपने आप को इनर्शियल कहे तो दूसरा ना कह सके। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम नहीं होना चाहिए। कोई भी रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल लें तो उसमें इवेंट एक ही तरह से डिस्क्राइब होगा। Therefore, the results of an experiment performed in a vehicle moving with uniform velocity must be identical to the results of the same experiment performed in a stationary vehicle. मतलब अगर एक खड़ी हुई शय में बैठकर किसी तजर्बे को किया जाए या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई चीज में बैठकर तजर्बा किया जाए, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। इसी चीज को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहले गैलीलियो ने पेश किया था और वो उसकी जो बाकायदा शक्ल है वो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन में नजर आ रही होगी। दैट द लॉज ऑफ मैकेनिक्स यानी लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन, लॉज ऑफ मोशन मस्ट बी द सेम in all inertial frames of reference. Why? Because no inertial frame is preferred to the other inertial frame of reference. All frames of reference, all inertial frames are equivalent. सारों की हैसियत बराबर है। ये नहीं है कि एक जो है वो बहुत आला किस्म का फ्रेम है और दूसरा बहुत अदना किस्म का फ्रेम है, या एक बहुत अच्छा इनर्शियल फ्रेम है और दूसरा अच्छा इनर्शियल फ्रेम नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर एक इनर्शियल फ्रेम अच्छा है तो दूसरा इनर्शियल फ्रेम भी उतना ही अच्छा होगा और वो वैसे ही नतीज देगा जैसे हमें एक इनर्शियल फ्रेम में मिल रहे। तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉज ऑफ मोशन, इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। This principle means that every universal law of nature must be valid in all inertial systems. यानी अगर एक इनर्शियल सिस्टम में एक लॉ चल रहा है तो दूसरे सिस्टम में भी वो चलेगा। आगे जाके आप इसको देखेंगे कि आइंस्टाइन के पास्टुलेट में ये पहला पास्टुलेट बन जाता है कि सारे लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं लफ्ज मैकेनिक्स का यूज कर रहा हूँ बार बार कि हम मोशन से डील कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन से डील कर रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी को प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या चीज़ होती हैं। गैलीलियो ने क्या चीज़ इस्तेमाल की है जिससे ये पता चला कि मुख्तलिफ लॉज ऑफ मोशन जो है वो सेम होते हैं। अगर आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं तो लॉ ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। तो इसको हम समझते हैं और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से को हम स्टडी करेंगे। इसके लिए हम अज्यूम करते हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, कि हमारे पास हमने दो फ्रेम्स लिए हैं। एक फ्रेम का नाम है एस जो कि रेस्ट पे है और एक दूसरा फ्रेम है जिसका नाम है एस प्राइम। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये रेड लाइन एरो आपको बता रहा है कि एस प्राइम की वेलोसिटी भी है। सो एस प्राइम मूविंग फ्रेम है और एस एक ऐसा फ्रेम है जो कि रेस्ट पे है। तो ये दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स हैं। इनर्शियल क्यों है? क्योंकि इस वेलोसिटी v को हम अज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है। इसका कांस्टेंट होना स्पेशल रिलेटिविटी के लिए जरूरी है क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी में फ्रेम्स इनर्शियल लिए जाते हैं, लिहाजा वेलोसिटी भी कांस्टेंट लेनी पड़ेगी। अब आप फर्ज करें कि जब स्टार्ट हुआ हमारा ये एक्सपेरिमेंट, उस वक्त एस और एस प्राइम दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे। फिर थोड़ी देर के बाद एस प्राइम ने मूव करना शुरू कर दिया। एस प्राइम जब मूव कर रहा है तो वो सिर्फ एक डायमेंशन में मूव कर रहा है, यानी वो एक्स वाली डायमेंशन में मूव कर रहा है और वाई वाली डायमेंशन में वो मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप इस डायग्राम को देखें कि जो ओरिजिन पहले ओ पे था अब वो ओ प्राइम पे आ गया मूव करके, वाई एक्सिस वाई प्राइम बन गया और एक्स एक्सिस एक्स प्राइम बन गया। अभी ये दोनों फ्रेम्स मैथमेटिकली मौजूद थे। इस दौरान कोई इवेंट हुआ, एक धमाका हुआ जिसका नाम हमने पी रखा हुआ है। ये इवेंट पी जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए दोनों 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 जो फ्रेम्स हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स दिए। एस वाले फ्रेम ने कहा कि
पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी एंड टी, और एस प्राइम ने कहा कि पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम और टी प्राइम। अब गिलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इजीली रिड्यूस की जा सकती है। सबसे पहले तो ये तीन चीजें आप नोट करें कि वाई प्राइम, जी प्राइम और टी प्राइम, इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई प्राइम और जी प्राइम पे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मोशन हो रही थी, वाई और जेड में मोशन नहीं थी। क्योंकि वाई और जेड में मोशन नहीं थी, इस वजह से इनमें कोई चेंज नहीं आया। जो कोऑर्डिनेट एस ने मेजर किया वही कोऑर्डिनेट एस प्राइम ने किया। टी प्राइम और टी भी सेम है। ये एक बेसिक अजम्पशन है न्यूटन की फिजिक्स की या गैलीलियो की मैकेनिक्स की, कि टाइम दोनों के लिए सेम है, यानी दोनों के पास जो क्लॉक है वो एक ही रफ्तार से चलते हैं। ये एक अजम्पशन है, और आइंस्टाइन के केस में जाके ये अजम्पशन दुरुस्त साबित नहीं होगी। यहाँ पर ये अजम्पशन काम करेगी। अब अगर आप एक्स प्राइम और एक्स का रिलेशन देखें तो वो इजीली यहाँ से डिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि एक्स प्राइम के ये नज़दीक है, यानी ये जो इवेंट है ये ओ प्राइम के नज़दीक है लेकिन ओ से दूर है। लिहाजा जो ओ वाला फासला होगा जिसको हमने एक्स कहा था, वो ओ प्राइम वाले फासले से कम होगा, क्योंकि ओ प्राइम पी के करीब है। लिहाजा एक्स प्राइम में से कुछ माइनस करेंगे, एक्स में से कुछ माइनस करेंगे तो हमें एक्स प्राइम मिलेगा, और वो फैक्टर बेसिकली ये वाला डिस्टेंस है। और डिस्टेंस की डेफिनेशन आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस बनता है। तो वेलोसिटी वी थी, टाइम टी था, तो लिहाजा ये जो वी टी डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है जो एस प्राइम ने कवर किया। इस डिस्टेंस को एक्स प्राइम में ऐड कर दें तो आपको टोटल लेंथ एक्स मिलती है। इसका मतलब है कि एक्स प्राइम इस टोटल लेंथ में से वी टी को माइनस करके मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स प्राइम होगा। ये जो चार इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं इनको हम कहते हैं कि ये गैलीलियन स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हमने इस्तेमाल की हैं। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की खूबी ये है कि वो टी और टी प्राइम को सेम लेती है, और इस तरह से आपको यहाँ पर ये चार इक्वेशंस मिलती हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लास्ट टाइम रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स देखा था, जिसमें आप एक एक्स वाई एक्सिस को रोटेट करते थे और आपका एक्स प्राइम और वाई प्राइम इन टर्म्स ऑफ कॉस फाई एंड साइन फाई आपको राइट साइड पे नजर आता था। अब उसी तरह से ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो थी एक्स प्राइम वाई प्राइम रोटेशन वाली, उनको कॉम्पैक्ट नोटेशन में भी लिखा था, और मैंने कहा था कि वो मैट्रिक्स नोटेशन में भी लिखी जाती हैं, सच दैट कि वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहलाता है, और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्शन को साइंस होते हैं। वो यहाँ पे भी आप बिल्कुल उसी तरह से उसको बना सकते हैं। मैंने उसको एक रफ पेज पे बनाया है। आमतौर पे ये ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में या कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता, और आप इंटरनेट वगैरह पे या बुक्स में भी देखेंगे कि इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा और इसको कॉम्पैक्ट नोटेशन में भी लिखा है। इसलिए यहीं से हम फिर इसको नेक्स्ट जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी है उसमें शिफ्ट करेंगे, तो हमें बड़ी सहूलत होगी कि हमने इस तरह के मैट्रिक्स और कॉम्पैक्ट नोटेशन गैलीलियन में देखी थी, तो आइंस्टाइन के केस में भी आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो कॉलम मैट्रिक्स है ये ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट साइड पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, और इनके दरमियान यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। क्योंकि हमने 4 डायमेंशन ली थी, लिहाजा 4x4 का ये मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्स प्राइम और एक्स का जो रिलेशन हमने निकाले थे उनको देख सकते हैं कि मैंने कॉम्पैक्ट नोटेशन में भी लिखा है। आई और जे इंडेक्स हैं जिनकी वैल्यू 1 से 4 तक है। इसके अलावा आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने ए आई जे यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने लैम्डा यूज किया है। इसको इसलिए यूज किया कि आगे जाके यही मैट्रिक्स हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज करेंगे। और ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं कि ये बहुत सिंपल सा मैट्रिक है। अगर आप इसकी राइट साइड को ओपन करें, लेफ्ट साइड की इक्वल करें, तो आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एक्स आई प्राइम यानी ट्रांसफॉर्म होने के बाद, रोटेट होने के बाद आपको ये वाली चीज मिल जाती है। ओके, इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
टू नोट कि जो प्राइम कोऑर्डिनेट मैंने पहले बता दिया कि वो दोनों सिस्टम के लिए सेम लिया गया है। इसका मतलब है कि दोनों के लिए इवेंट एक ही टाइम पे हुआ है। जब एक इवेंट दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए सेम टाइम पे हो रहा हो तो इस चीज़ को हम साइमल्टेनियसली कहते हैं। और स्पेस भी इसमें एब्सोल्यूट ली गई है इस सेंस में कि ये एक यूनिवर्सल फ्रेम है, यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम और एक्स वाई ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ इनको ट्रांसफॉर्म किया है। तीसरी अहम चीज में आप देखेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस हैं ये मोशन डिपेंडेंट नहीं है, यानी टाइम जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो वो मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस वजह से इनकी जो वैल्यू आएगी टाइम की दोनों के लिए सेम होगी। ओके, जिस तरह से आपने कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है बिल्कुल इसी तरह से अब हम वो अपना जो पहला हमारा मुकदमा था, हमारा जो की क्वेश्चन था वो ये था कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बना ली है गैलीलियो वाली, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं ये वाली इनसे हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? लेट्स चेक। लॉज ऑफ फिजिक्स में एक लॉ ऑफ मोशन है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर दो डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट की जाए तो वो सेम आनी चाहिए। अगर दो डिफरेंट फ्रेम्स में अगर फोर्स कैलकुलेट करें तो वो सेम तब आएगी अगर ए प्राइम और ए इक्वल होंगे, यानी एक क्योंकि मास भी इक्वल होंगे, मास भी कांस्टेंट होगा। ये भी अजम्पशन है न्यूटन की या गैलीलियो की मैकेनिक्स की कि मास किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है। तो जैसे आपने देखा स्पेस एब्सोल्यूट है, टाइम एब्सोल्यूट है, मास भी एब्सोल्यूट है, ये तीनों अजम्पशंस हैं जो कि न्यूटन ने ली थी। इन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। तो फर्स्ट करें कि डी एक्स डिस्टेंस कवर होता है एक्स एक्सिस पे डी टी टाइम में। तो आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि x माइनस वी टी जो था वो डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी बन जाएगा। v के ऊपर मैंने डेरिवेटिव इसलिए नहीं लिया कि v कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब अगर आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें और टाइम डेरिवेटिव में आप t भी यूज कर सकते हैं, t प्राइम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि t और t प्राइम सेम है, एब्सोल्यूट टाइम है। तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेते वक्त हमने जब डेरिवेटिव लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी एक्स प्राइम बाई डी टी, राइट हैंड साइड पे डी एक्स बाई डी टी और v रह गया क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप पहचाने कि ये वाली चीज वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो लिहाजा इसको हम कहेंगे यू एक्स प्राइम और इसको हम कहेंगे यू एक्स। यहाँ पर देखेंगे u मैंने नाम इसका लिया है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स की वेलोसिटी है। कोऑर्डिनेट्स जो अगर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वेलोसिटी पैदा कर दी जाए तो ये वो वाली वेलोसिटी होगी, जबकि ये जो v है ये पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी थी। ओके, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये वाली। अब अगर आप इस वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव ले लें टाइम के लिहाज से तो आपको एक्सेलेरेशन मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव लिया गया, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे ए एक्स प्राइम बना, राइट साइड पे यू एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स बना, लेकिन v चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी थी, ये v कांस्टेंट था लिहाजा इसका डेरिवेटिव 0 होगा। एंड फाइनली यू गेट कि एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम्स में सेम है। और अगर एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम्स में सेम है, मास भी एब्सोल्यूट है यानी दोनों फ्रेम्स में सेम है, तो इनका प्रोडक्ट भी सेम होगा। दैट मीन्स एम ए प्राइम और एम ए दोनों एक्सिस में सेम होंगे। इसको हमने 1 डायमेंशन में किया है लेकिन इसको 2 डायमेंशन में भी प्रूव किया जा सकता है स्पेस की 3 डायमेंशन लेकर। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि न्यूटन का जो लॉ है वो प्राइम कोऑर्डिनेट में और अनप्राइम दोनों में सेम रहता है। इसी चीज़ को हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी